हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बीपीएससी के पूर्व के वर्षों के प्रश्न पत्रों के जो एनालिसिस की वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं, उसकी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम 67 प्रीलिम्स में जो राजनीति के प्रश्न पत्र पूछे गए थे उसका विश्लेषण करते हैं। तो बिना विलंब किए आइए आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन तो पूछा गया था कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। इसका सही उत्तर है 3। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं नीचे। आर्टिकल 85 में, संविधान के आर्टिकल 85 में लोकसभा के सत्र का उल्लेख किया गया है। इसमें संसद के एक वर्ष में 3 सत्र का उल्लेख किया गया है। पहला सत्र होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है और मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। संसद के दो सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसको आप एक छोटे से कोड के माध्यम से याद रख सकते हैं। BMS बजट सत्र को जो सत्र होते हैं उसको एक कोड के माध्यम से याद रख सकते हैं, जिसको कहते हैं, हमने अपने से डेवलप किया है, उसको BMS कह सकते हैं। B का मतलब हो गया बजट सत्र, M का हो गया मानसून सत्र, S का हो गया शीतकालीन सत्र, BMS। इस कोड की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कई बार प्रश्न पत्र जब सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम हॉल में तो आपके दिमाग में आता है कि ग्रीष्मकालीन सत्र भी होना चाहिए, और कई बार आदमी ग्रीष्मकालीन सत्र को समझ करके उस ऑप्शन को गलत चूज़ कर लेते हैं और उसका उत्तर गलत हो जाता है। तो एक कोड को अगर आप याद कर लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। ग्रीष्मकालीन सत्र कभी नहीं होता है, सत्र केवल 3 ही होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है MC शीतलवाड़। MC शीतलवाड़ के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। MC शीतलवाड़ भारत के एक प्रख्यात न्यायविद थे जो भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अटॉर्नी जनरल भी थे। अटॉर्नी जनरल क्या होता है इसके बारे में अलग से किसी वीडियो में हम बताएंगे आपको, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के बारे में। MC शीतलवाड़ भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं जो 1955 से 1958 तक कार्यरत था। 1961 में वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष भी थे। उन्हें 1957 में जो भारत सरकार के द्वारा भारत पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया था। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? एक राज्य, दोस्तों एक राज्य एक चुनाव का इशू काफ़ी गरमाया हुआ है और इस पर प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में हर लेयर पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके संबंध में मैं प्री में जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं उसको डिटेल कर देते हैं और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में हम एक वीडियो इस पर बनाएंगे, उस पर क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, इसको 100% मान लीजिए। ये मेरा लंबा एक्सपीरियंस है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, इसलिए इस पर कड़ी नज़र बनाए रखना है। इस पर जो भी गतिविधियाँ चल रही है, अभी इस पर डिबेट चल रहा है, लागू नहीं हुआ है अपने देश में, लेकिन इस पर डिबेट चल रहा है और उस डिबेट को ध्यान में रखना है ताकि आप एक अच्छा उत्तर लिख सकें। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि अपने अगले वीडियो में इसको पूरा कवर कर सकूं। मेरे द्वारा जो भी बताए जाते हैं उसको अच्छे से बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि अगर उस पर आप वर्क करते हैं तो उसका ज़रूर आपको परिणाम मिलेगा अच्छा। तो इसका उत्तर है ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसमें 172 अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 83 दोनों में संशोधन करना होगा। इसमें अनुच्छेद 172 क्या है? इसमें अनुच्छेद है 172 राज्य विधानमंडल की जो अवधि होती है, जो राज्य विधानसभा की अवधि होती है 5 वर्ष की, उसका उल्लेख किया गया है इसमें। और 83 में संसद के सदन की अवधि, मतलब लोकसभा के सदन की जो अवधि होती है 5 वर्ष, उसका उल्लेख किया गया है। जबकि जो संविधान के आर्टिकल 356 और 246 इसका इससे कोई संबंध नहीं है। आर्टिकल 356 क्या है? संवैधानिक आपातकाल, जो राष्ट्रपति शासन लगता है किसी भी राज्य में केंद्र सरकार द्वारा जो लगाई जाती है वो आर्टिकल 356 के तहत ही लगाई जाती है। तो इसका इससे संदर्भ नहीं है।
दूसरा आर्टिकल का उल्लेख जो है आर्टिकल 246 है, जो संघ और राज्य के बीच जो शक्ति का विभाजन है उससे संबंधित है। इसमें को संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जबकि राज्य को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है। ये मैं एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब हम देख लेते हैं कि एक देश एक चुनाव क्या है और संविधान के किन किन अन्य आर्टिकल पर। एक तो 172 हो गया, एक 83 हो गया, इसके अलावा भी कुछ अन्य आर्टिकल हैं संविधान के जिसको कि संशोधन की ज़रूरत है। तो एक देश एक चुनाव के संदर्भ में हम थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं। एक देश एक चुनाव के संबंध में हम देख लेते हैं, कुछ तथ्य देख लेते हैं। एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए एक समिति बनाई गई, जो संविधान में जो भी संशोधन होने हैं उसके संबंध में सिफारिश करने के लिए एक समिति बनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद महोदय की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है। ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है, तो उसका उत्तर होगा एक देश एक चुनाव के लिए। एक देश एक चुनाव का मतलब हो गया लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए, इसमें पंचायत के चुनाव नहीं आते हैं। यह समिति एक 7 सदस्यीय समिति होगा। 7 सदस्यीय समिति के बारे में पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन से सदस्य हैं, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सदस्य हैं। इसमें जो गृह मंत्री श्री अमित शाह एक अध्यक्ष हो गए आपके, और दूसरे हो गए गृह मंत्री श्री अमित शाह, तीसरे हो गए पूर्व राज्यसभा सदस्य श्री गुलाम नबी आज़ाद, चौथे हो गए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे NK सिंह, और पाँचवें हो गए आपके पूर्व जो संविधान के जो जानकार हैं सुभाष कश्यप, उनको रखा गया है। छठे के हरीश सॉल्वे हैं और सातवें संजय कोठारी सदस्य हैं। इसमें विशेष आमंत्रित सदस्य भी हैं दो, एक अर्जुन राम मेघवाल और दूसरे इसके सेक्रेटरी हैं नितिन चंद्र। अब देखना इस में ये देखने की ज़रूरत है कि वो कौन से अनुच्छेद हैं जिसमें बदलाव की ज़रूरत है। तो उसमें 5 अनुच्छेदों की तरफ इनके द्वारा समिति के द्वारा उल्लेख किया गया है। एक आर्टिकल 83 और एक आर्टिकल 172 जिसका उल्लेख हमने पूर्व में कर दिया है। इसके अतिरिक्त 3 अन्य आर्टिकल को संविधान में जो उसको संशोधन करने के लिए इसने सिफारिश किया है। इसमें तीसरा आता है आर्टिकल 85, चौथा आर्टिकल 174 और पाँचवा आर्टिकल 327 आता है। अब देख लेते हैं कि ये आर्टिकल क्या है। आर्टिकल 85 राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार देता है, और उसी तरह से आर्टिकल 174 संविधान के अनुच्छेद 85 की तरह ही जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त हैं, ठीक वही शक्तियाँ राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने का अधिकार इसके तहत दिया गया है। और अनुच्छेद 327 में यह कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंधित मतदाता सूची की तैयारी, परिसीमन और सदन के गठन को सुनिश्चित करने का अधिकार से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उसका उल्लेख किया गया है। संशोधन अब किस लिए होगा? संशोधन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि लोकसभा या विधानसभा भंग होती है, मान लिया कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी विधानसभा या लोकसभा पूरे 5 साल चले ही, वो समय से पहले भी भंग हो सकता है यदि मंत्रिपरिषद अपना विश्वास खो दे विधानसभा में या लोकसभा में। तो ऐसी स्थिति में मध्यावधि चुनाव होते हैं हमारे देश में, और मध्यावधि चुनाव जब होते हैं, मध्यावधि चुनाव मतलब हो गया 5 साल से पहले होने वाले चुनाव। अगर वो 1 महीना पहले भी चुनाव होता है तो उसको भी मध्यावधि चुनाव कहा जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिल्कुल मध्य में हो। तो अगर मध्यावधि चुनाव होते हैं हमारे देश में, तो अभी तक व्यवस्था ये है कि हम जो लोकसभा या राज्य विधानसभा का गठन करते हैं तो वो अगले 5 साल के लिए हम लोग करते हैं। और यही कारण है कि अलग अलग राज्यों के जो चुनाव होते हैं अलग अलग समय पर होते हैं। लेकिन एक देश एक चुनाव अगर लागू किया जाएगा तो मध्यावधि चुनाव जो होंगे तो उसमें चुनी हुई सरकार केवल उतने समय के लिए ही काम करेगी जो कि 5 साल में पूरा होने में शेष रह गया है, ताकि बाकी जो भी राज्य हैं और लोकसभा के इलेक्शन एक साथ कराए जा सकें। आपको ये बताना चाहेंगे कि पहली लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव हुए थे। पहली लोकसभा के चुनाव 1951-52 में हुए थे,
तो उस समय विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे। फिर 1955 में आंध्र प्रदेश में एक अकेले चुनाव हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था उस समय में, तो आंध्र प्रदेश का चुनाव अकेले हुआ था। फिर 1957 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। मतलब पहला जो राज्य था जिसकी वजह से एक देश और एक चुनाव की जो प्रणाली थी उसमें विधान पैदा हुआ था, वो आंध्र प्रदेश राज्य था, जिसका गठन 1953 में हुआ था। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पहली बार किस राज्यों के चुनाव के कारण एक देश एक चुनाव की जो प्रणाली थी उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ था। इसका उत्तर आंध्र प्रदेश हुआ। और 1951-52, 1957 जो दो चुनाव थे मेजर, इसमें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस राज्य में पंचायती व्यवस्था नहीं है। इसका उत्तर ई है। इसमें आता है नागालैंड भी है, मिजोरम भी है और मेघालय भी है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं की गई है। इसमें एक दिल्ली भी आता है। दिल्ली में इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र नहीं है, वहाँ पर शहरी क्षेत्र है। और नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्वायत्त जिला परिषद है जो जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासन को वो देखती है। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को देखने के लिए स्वायत्त जिला परिषद है, इसलिए यहाँ पर पंचायती व्यवस्था लागू करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि पंचायती राज व्यवस्था भी स्वायत्त शासन को ही लाने के लिए लागू किया गया है। अब नागालैंड, मेघालय, मिजोरम याद नहीं रहेगा आपको, कई बार अब मिस्टेक हो सकता है, तो इसको एक कोड के माध्यम से याद रख सकते हैं। कोड है नमेमी। जो नमामि गंगे होता है उसी के आधार पर हमने एक कोड सेट किया है, नमामि। नमामि, न से नागालैंड, मा से मेघालय, मी से मिजोरम। इसको आप याद रख सकते हैं नमेमी करके। ये तो हो गया पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? इसका उत्तर है 2026। अब परिसीमन क्या है इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा फैक्ट्स। संविधान के अनुच्छेद 82 में परिसीमन का उल्लेख है। परिसीमन का काम क्या है कि विधायिका के लिए चुनाव क्षेत्र एवं विधायिका में जो भागीदारी है उसको निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। जैसे कि अगर लोकसभा में बिहार को 40 सीट है तो जनगणना के बाद इसका पुनर्निर्धारण होता है कि क्या जनसंख्या बढ़ गई है, तो इसके आधार पर जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो इसको देखने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। इसी तरह से दक्षिण भारत में क्या होता है, दक्षिण भारत में जनसंख्या घट जाती है और जनसंख्या घटने के कारण क्या होता है कि वहाँ पर जब परिसीमन का गठन होता है तो उसको अपनी जो लोकसभा में प्रतिनिधित्व है उसको घटने का डर रहता है। यही कारण है कि दक्षिण भारत परिसीमन का विरोध करता है। उसका कहना है कि जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य जो हैं उनके कारण जो देश के संसाधन हैं उस पर अधिक दबाव पड़ता है, जबकि जनसंख्या जो नियंत्रित जिस राज्य द्वारा किया जाता है उसको रिवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए एक समस्या है। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है और दक्षिण भारत के राज्य जिनके द्वारा जनसंख्या को कम करने के लिए प्रयास किए गए हैं उसको लोकसभा में भागीदारी की तरफ घटा दी जाती है। तो दक्षिण भारत हमेशा परिसीमन आयोग का विरोध करते हैं। तो ये इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो डिबेट है वो हमने आपको बताया। तो इसको देख लेते हैं, इसका फैक्ट्स परिसीमन आयोग के संबंध में। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं वही परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होते हैं और जो केंद्रीय चुनाव आयोग के सदस्य होते हैं वो परिसीमन के सदस्य होते हैं परिसीमन आयोग के। जैसा कि मैंने बताया, प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन किया जाता है। प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का भी विभाजन किया जाता है। जैसे कि मान लिया कि एक राज्य की जनसंख्या, जैसे बिहार का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर अगर 40 के बजाय यहाँ बढ़ा करके 80 कर दिया जाए तो जो एक छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र हैं उसको भी डिवीज़न करना होगा, उसको डिवाइड करके 2 निर्वाचन क्षेत्र बनाना होगा। तो निर्वाचन क्षेत्र भी बनाना होगा और राज्य लोकसभा में जो स्थान है उसको भी बढ़ाना होगा राज्यों के लिए। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन
का निर्धारण किया जाता है, चाहे घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। और प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन जो किया गया है उसको भी डिफाइन किया जाएगा। अब संसद द्वारा परिसीमन कानून 4 बार बनाए गए हैं, 1952 में, 1962 में, 1972 में, 2002 में। ये 4 ही वर्ष में परिसीमन कानून बनाए गए हैं। ये पूछे जा सकते हैं प्रश्न, इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब जैसा कि हमने बताया कि दक्षिण भारत परिसीमन का विरोध करता है, तो यही उन्हीं के विरोध को देखते हुए उनका कहना है दक्षिण भारत का कि अगर आप दक्षिण भारत कहें या फिर वैसे राज्य कह सकते हैं जो कि जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जो जनसंख्या को नियंत्रण कर रहे थे वैसे स्टेट, जब परिसीमन लागू किया गया तो उनको लगा कि उनके लिए ये लाभकारी नहीं है, तो उसने जनसंख्या नियंत्रण के जो कानून थे उसमें ढिलाई देना शुरू कर दिया। तो इसको भारत सरकार को लगा कि नहीं, आप जनसंख्या को नियंत्रण में रखने के लिए ये ज़रूरी है कि परिसीमन आयोग का गठन को हम लोग निलंबित कर दें कुछ वर्षों के लिए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 84वें संविधान संशोधन 2001 लाया गया, जिसके द्वारा कहा गया कि 2026 तक लोकसभा में कोई किसी प्रकार की सीटों का जो है सीटों की वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जो इंटरनल चेंजेज हैं, जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव, वो कर सकते हैं 2001 की जनगणना के आधार पर। केवल कुछ जो भौगोलिक जो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा ये लागू किया गया है। इसको भी पूछा जाता है कभी कि जो लोकसभा में सीटों को स्थिर किया गया है वो कब तक किया गया है, 2026 तक, और किस संविधान संशोधन से किया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है 84वें संविधान संशोधन 2001 द्वारा। और किस जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है बिना लोकसभा में राज्यों के जो सीटों की संख्या उसको बढ़ाए हुए, तो वो उसका उत्तर है जनगणना 2001 के आधार पर। आई होप कि ये परिसीमन से संबंधित जो फैक्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। अब अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र है, वो जो शक्ति है, क्षेत्र है, उसके संबंध में कौन से ऑप्शन सही हैं। तो पहला ऑप्शन है मानव अधिकार का संरक्षक है, दूसरा ऑप्शन है कि संविधान का अंतिम विवेचक है, तीसरा सिविल न्यायालय है, चौथा संघीय न्यायालय। इसका उत्तर ई है। और इसका सर्वोच्च न्यायालय के सभी जो ऑप्शन हैं वो सभी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं और सही हैं। यह एक संघीय न्यायालय के रूप में भी काम करता है, मानवाधिकार का भी संरक्षक है, संविधान का अंतिम जो व्याख्याता है वह सर्वोच्च न्यायालय ही है, और एक सिविल न्यायालय के रूप में भी काम करता ही है। हमने पूर्व के वीडियो में आपको सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और क्षेत्राधिकार के संबंध में बताया था। एक बार फिर से एक नज़र देख लेते हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा जो कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई हैं उसमें आता है एक मूल क्षेत्राधिकार। इसमें संघीय ढांचे से संबंधित जो भी विवाद हैं उसको सुलझाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच में अगर किसी प्रकार के विवाद होता है या राज्य और राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है तो उसको भी सुलझाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। मूल अधिकारों का अगर किसी का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। कोई भी व्यक्ति को अगर मान लिया कि बोलने की आज़ादी नहीं दी जाती है या फिर संगठन बनाने की आज़ादी नहीं दी जाती है, मतलब जो मूल अधिकार हैं उसको अगर सप्रेस किया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हालांकि उसको उच्च न्यायालय में भी जाने का अधिकार रहता है। अपीली क्षेत्राधिकार भी है। निम्न न्यायालय के जो हाई कोर्ट के जो फैसले होते हैं उसके विरुद्ध अपील सुनने का भी अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को होता है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 143 के तहत जो सार्वजनिक मामले हैं उसमें अगर किसी तरह कानूनी पेच अगर आता है सामने, तो राष्ट्रपति को सलाह देने का भी उनको पावर दिया गया है। इसी तरह अभिलेख न्यायालय का भी काम करता है। इनके द्वारा जो भी फैसले सुनाए जाते हैं वो एक नज़ीर के रूप में, वो एक एविडेंस के रूप में सभी न्यायालय में रखे जाते हैं। मतलब इनके फैसले के विरुद्ध कोई भी कोर्ट फैसला नहीं सुना सकता है। जब भी उस तरह का कोई मामला फिर दोबारा किसी कोर्ट में आता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को ही साक्ष्य बना कर के उसको कानून मान करके फिर निर्णय पारित किए जाते हैं। इसका मतलब यही हो गया अभिलेख न्यायालय का। इसको सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवमानना पर दंड देने का भी अधिकार है। साथ ही साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति के तहत इसको सरकार के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उसकी समीक्षा का भी अधिकार है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं उसको सॉल्व करने का पूरा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है।
न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत वो अपने ही पूर्व में दिए गए फैसलों को रिवीजन करने का इसको पावर है। साथ ही साथ संविधान का अंतिम व्याख्याता भी है ये। तो ये सारे हो गए सुप्रीम कोर्ट के शक्ति और क्षेत्राधिकार से संबंधित फैक्ट्स। अब अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? इसका उत्तर है वित्त आयोग। हम जानते हैं कि राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायत की वित्तीय समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि भारत के राष्ट्रपति भी संविधान के आर्टिकल 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर देश की वित्तीय समीक्षा के लिए एक वित्त आयोग का गठन करता है, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। जो राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाता है और भारत के स्तर पर जो वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये दोनों अलग अलग आयोग हैं, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आर्टिकल 280 कई बार पूछे गए हैं बीपीएससी में और आगे भी पूछे जा सकते हैं, इसको आप ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था कि जिन प्रश्नों को आपको नहीं आता है और उसमें फैक्ट्स ना हो, कुछ सब्जेक्टिव टाइप का हो, तो उसका उत्तर हमेशा एक से अधिक ही उसको सेलेक्ट करना चाहिए। ये ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स को यूज करना चाहिए। हमने पहले भी आपको पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो पूर्व वीडियोज़ हमने बताया था कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ हुआ था और इसी तरह से राष्ट्रीय विस्तार सेवा भी प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है? इसका लक्ष्य है ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना और ग्रामीण लोगों की सामाजिक आर्थिक में सुधार लाने के लिए इस प्रयास के जो भी प्रयास इसके तहत किए जाते हैं वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत रखे गए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? इसका उत्तर ई है, इनमें से कोई भी नहीं है। इसका सही उत्तर था 790। हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं और हम जान रहे हैं कि संसद के लोकसभा में 545 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। इस प्रकार दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कुल जो सदस्य संख्या होता है वो 790 है और लोकसभा और राज्यसभा के दोनों जो सदनों के जो सदस्य हैं दोनों मिल करके उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, चाहे वो मनोनीत हो या फिर निर्वाचित हो सदस्य हों। अब यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन होगा जब राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले पूछे जाएंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में एक अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं को भी शामिल किया जाता है, मतलब राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें शामिल रहते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं है। एक दूसरा अंतर क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्यों को भाग लेने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इसके पीछे क्या तर्क था संविधान सभा का, उसको हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव जब एक वीडियोस बनाएंगे तो उसमें उस पर आप लोगों को विस्तार से समझाएंगे। ये तो हो गए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। अब अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है कितनी भी बार हो सकते हैं। सी यह प्रश्न उत्तर है। भारत के राष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति के जो चुनाव के पात्रता के संबंध में जो प्रावधान है वो थोड़ा सा अलग है। भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं और कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन हम संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका उलट है। वहाँ पर कोई भी व्यक्ति चाहे कितनों भी योग्य हों, कितनों भी प्रभावशाली हों, केवल 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ही साथ दोनों में एक और अंतर क्या है कि भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि अमेरिका में 4 वर्ष का होता है। तो ये हो गए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो कितनी बार लड़ सकते हैं उसका विवरण। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीट आरक्षित है? इसका उत्तर है 38। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट आरक्षित किए गए हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित किए गए हैं।
जब हम बिहार को सेंट्रिक करके जब हम पढ़ेंगे, जब वीडियोस बनाएंगे, तो इस सब में उसमें बिहार से संबंधित जो भी पॉलिटी के प्रश्न हैं और विस्तार से उसमें कवर हो जाएंगे। इसमें लोकसभा में जनसंख्या के अनुपात में जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर है 2006। ये बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, जब हम बिहार को पढ़ेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे ही जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसका उत्तर भी ई है। जैसे हमने कहा कि जब फैक्ट्स नहीं हो, जब सब्जेक्टिव टाइप का हो, तो उसमें हमेशा ई ऑप्शन चुनना चाहिए। इसमें से एक से अधिक इसका उत्तर है। अब देख लेते हैं कि क्या है संविधान का आर्टिकल, जो अनुसूची 11 क्या है। हमने जो पंचायत का जब पिछला वीडियोस बनाया था, तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत हमने बताया था कि जो पंचायतों को शक्ति एवं कार्य दिए गए हैं, उसका उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। और उसी 11वीं अनुसूची में कई प्रकार के जो शक्ति एवं कार्य हैं उसका उल्लेख किया गया है। उसमें एक पुस्तकालय निर्माण भी है, ईंधन, मवेशियों के लिए ईंधन और चारे की व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया है, ग्रामीण संस्कृति का, ग्रामीण खेल को बढ़ावा देने का भी पावर दिया गया है, तकनीकी शिक्षण प्रशिक्षण का भी जो पावर है उसको दिया गया है। हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे 11वीं अनुसूची में कौन कौन से विषय हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, जो कि पंचायती राज का उसमें उल्लेख किया गया है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित थोड़ा सा फैक्ट्स एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां हमने बताया था कि पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी, और 2 अक्टूबर 1959 को प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा इसका नागौर जिले में इसका उद्घाटन किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था का। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियाँ थी वो थे बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति और LM सिंघवी समिति। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय प्रणाली है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना की गई है। अनुसूचित और जाति और जनजाति को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है, जबकि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है। बिहार में महिलाओं को वर्ष 2006 में पंचायतों में 50% आरक्षण बढ़ाकर कर दिया गया है। पंचायत का इलेक्शन संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, और संविधान के अनुसूची या शेड्यूल 11 में पंचायत के कार्य एवं शक्तियों का विवरण दिया गया है। तो ये हमने एक बार थोड़ा रिवाइज कर लिया फिर से पंचायती राज व्यवस्था को, ताकि हम लोग जितना बार को प्रश्न पत्रों को सॉल्व करते वक्त जो उससे संबंधित टॉपिक्स है उसको रिवाइज करेंगे, उतना हमको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, टॉपिक है, उस पर हमको महारत हासिल होगी। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? इसका सही उत्तर है 109। ये बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है। अब संविधान के आर्टिकल 113 में क्या है? सरकार के जितने भी खर्च होते हैं उन खर्चों के लिए संसद से अनुदान की मांग के रूप में अनुमति लेनी पड़ती है। भारत सरकार के जो अनुमानित खर्च होते हैं, जो अगले वर्ष के लिए जो होने वाले खर्च हैं, उसको अनुदान के मांग के रूप में संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि वो आप जो भी खर्च करेंगे उसका अनुमानित राशि जो संसद से आप परमिशन लेंगे वो अनुदान के मांग के रूप में लेंगे, तो उसी का उल्लेख किया गया है। तो 109 इसमें अनुदान का उल्लेख किया गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब हम संविधान में जो कार्यप्रणाली है, किस प्रकार से बिल पारित किए जाते हैं, बजट पारित किए जाते हैं, किस प्रकार से विधेयक पारित किए जाते हैं, जब वो बताएंगे किसी अगले वीडियो में, तब पूरा डिटेल करके बताएंगे कि किस प्रकार से कौन से विधेयक पारित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि किस वर्ष राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? इसका उत्तर है 1953। ये हमने पूर्व वीडियोज़ में भी बताया था और इस वीडियोज़ में भी इसका हमने अभी तुरंत चर्चा किया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संदर्भ में। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं?
इसका उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। जो राज्य विधान परिषद है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो विधान सभा होता है वो एक अस्थाई सभा जो विधान सभा होता है वे एक वो अस्थाई सभा होते हैं जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। इसके उल्टा जो राज्यों की विधान परिषद होते हैं, जैसे कि राज्यसभा होते हैं केंद्र के स्तर पर, उसी तरह राज्यों में विधान परिषद होते हैं राज्य स्तर पर। तो जो विधान परिषद होते हैं उसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाता है और यह भी एक अस्थाई सभा है, ये भंग कभी नहीं होता है विधान परिषद। वो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली क्या है कि जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं किया जाता है, इसमें जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी किया जाता है। कैसे? इसमें 1/3 सदस्य जो होते हैं, जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 सदस्य जो स्थानीय निकाय हैं जैसे नगर पालिका, जिला बोर्ड, उसके द्वारा चुने जाते हैं। मतलब कि पहले जनता द्वारा नगर पालिका को चुना जाता है, फिर नगर पालिका द्वारा स्थानीय निकाय, जो नगर पालिका स्थानीय निकाय जो हैं वो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसमें 1/12 सदस्य जो होते हैं उसको 3 वर्ष से अधिक के जो स्नातक हैं उनके द्वारा इसको निर्वाचित किए जाते हैं। इसी तरह से 1/12 सदस्य जो होते हैं उसको 3 वर्ष से जो अध्यापन कर रहे जो अध्यापक होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो वोटिंग करते हैं। इसी प्रकार से अगला 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है और बाकी 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, समाज सेवा से जुड़े हुए लोगों का किया जाता है। तो एक तरह से हमने देखा कि 1/3 सदस्यों का चुनाव किस प्रकार से होता है, नगर पालिका, जिला बोर्ड द्वारा। फिर अगला 1/3 सदस्यों का राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। फिर 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा किया जाता है और 1/12 और 1/12 सदस्यों का चुनाव जो स्नातक विद्यार्थी होते हैं और साथ ही साथ अध्यापक जो होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों कि विधान परिषद में और राज्यसभा दोनों में जो कुछ सदस्य होते हैं वो नामांकन के माध्यम से भेजे जाते हैं जो कि साहित्य, कला और समाज सेवा से जुड़े होते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा ऐसे सदस्यों का नामांकन किया जाता है जबकि विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों का नामांकन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का, जबकि विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का नामांकन राज्यपाल द्वारा इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का किया जाता है। इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है 12 और 1/6 का। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं और थोड़ा कन्फ्यूजिंग भी है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ दोनों की चर्चा कर दिया है। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित? इसका सही उत्तर है आपका केंद्र राज्य। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली का तात्पर्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच में कार्यकारी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। भारतीय संविधान ने एक संघीय प्रणाली को अपनाया है जिसके तहत केंद्र और राज्यों का अपना अपना अधिकार क्षेत्र है, अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, केंद्र और राज्य। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका सही उत्तर है बी, अधीनस्थ विधान समिति। जो प्रत्यायोजित शब्द है इसको अंग्रेजी में डेलीगेशन कहते हैं। इसमें क्या व्यवस्था की गई है? हम जानते हैं कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, लेकिन कुछ कानून जो कि सीमित स्तर पर होते हैं उसको बनाने का अधिकार कार्यपालिका को, मतलब कि मंत्रिपरिषद को भी दिए गए हैं। इसी को प्रत्यायोजित शक्ति भी कहते हैं। मतलब संसद ने अपनी शक्ति को प्रत्यायोजित कर दिया, डेलीगेट कर दिया है। किसको? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, कार्यपालिका को। इसी के बारे में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें कौन समिति भूमिका निभाती है? वो अधीनस्थ विधान पर समिति एक संसदीय समिति है जो इसमें भूमिका निभाती है प्रत्यायोजित शक्ति को देने में। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है मुकदमे तथा कार्रवाई। जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो मुकदमे लड़ते हैं उससे संबंधित प्रावधान को अनुच्छेद 300 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर ई,
एक से अधिक, ये भी एक तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और इसका उत्तर हमेशा एक से अधिक ही सेलेक्ट करना चाहिए। भारतीय न्यायिक प्रणाली का आधार संविधान भी है और नियमित कानून की उचित प्रक्रिया भी है, परंपरा है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये सभी आते हैं। अब अगला प्रश्न है कि भारत राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था, कहाँ स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। अब लोकायुक्त क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत की जो प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है लोकायुक्त को, इसका काम होता है भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों से निपटना। जो भी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित मामले आते हैं, इसकी जांच करना और इस पर कार्रवाई करने का अधिकार लोकायुक्त को दिया गया है। 2013 में इससे जुड़ा हुआ अधिनियम पारित किया गया है, लेकिन राज्यों के स्तर पर अपनी व्यवस्था की गई है उन्हें पहले से ही, आज़ादी के बाद से ही। इसमें महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसमें 1971 में लोकायुक्त का गठन किया गया है। राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वही लोकायुक्त के सदस्यों को नियुक्त करते हैं। इसमें होते हैं ज़्यादातर उच्च राज्य जो सदस्य होते हैं उसमें राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, जो एक चयन समिति होती है नियुक्त करने के लिए लोकायुक्त को। अधिकांश जो राज्य हैं उसमें लोकायुक्त के लिए निर्धारित अवधि क्या रखी गई है, 5 वर्ष या 65 साल, जो भी पहले ख़त्म हो जाए। दूसरे कार्यकाल के लिए लोकायुक्त कभी निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब अगला प्रश्न है कि एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? इसका सही उत्तर है भारत के मुख्य न्यायाधीश। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे 1990 के दशक में एएस आनंद। जब हम बात करेंगे, जब हम वीडियोस बनाएंगे उस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन कौन रहे हैं, भारत के महान्यायवादी कौन कौन रहे हैं और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन कौन रहे हैं, तो वो उससे संबंधित जो सूची है उसको हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसको देखेंगे, उसको किस प्रकार से याद किया जाता है उस ट्रिक्स को भी हम देखेंगे। तो 67वीं जो बीपीएससी हुआ था उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए थे, 67वीं बीपीएससी 2 पार्ट में हुआ था, एक बार कैंसिल हो गया था और बाद में फिर री एग्ज़ाम हुआ था। उन दोनों जो प्रश्न पत्र में जो राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, हमने उसको डिस्कस किया है इस वीडियोज़ में। वीडियोज़ को बार बार रिवाइज करेंगे, बार बार सुनेंगे, आपको ज़रूर याद होगा। और मेरे द्वारा जो भी फैक्ट्स और जो भी कंसेप्ट का इसमें उल्लेख किया गया है उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। एक भी अनावश्यक चीज़ें नहीं हैं, सभी ज़रूरी चीज़ें हैं और कभी न कभी आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे ही। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको तैयारी से जुड़ी हुई कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।